Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Friends, today we are going to discuss 50 most important questions for UP TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB and UGC NET English. So let's start. The very first point is the type of fiction whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle, repeated with dungeonous, subterranean passages and use of ghosts and mysteries is called gothic novel. तो ये क्या होता है जिसमें रहस्यात्मक चीज़ें होती हैं, जिसमें भूत प्रेतों का यूज़ किया जाता है और जिसमें ऐसा मतलब एक महल के दृश्य को दर्शाया जाता है, उसमें भी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ पैदा कर दी जाती हैं और डरावने दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों वो होता है गोथिक नॉवल, जिसको हम नॉवेल्स ऑफ टेरर और नॉवेल्स ऑफ वंडर के नाम से भी जानते हैं। इतना भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो गोथिक नॉवेल्स हैं उनको किन अन्य नामों से जाना जाता है। गोथिक नॉवेल्स को जानते हैं हम नॉवल ऑफ टेरर्स और नॉवेल्स ऑफ वंडर्स के नाम से। और इसको याद करने का मैं आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ। आप बस केवल इतना दिमाग में बिठा लीजिए जैसे हॉरर मूवीज़ होती हैं, तो हॉरर मूवीज़ हैं, इसी प्रकार से जो हॉरर नॉवेल्स होते हैं, हॉरर स्टोरीज़ जो लिखी जाती हैं एज नॉवेल्स, तो वो ही क्या है, वो गॉथिक नॉवेल्स हैं। जो डरावने भूत प्रेतों के उपन्यास हैं, जिसमें रहस्यों को दर्शाया जाता है, भूत प्रेतों को दर्शाया जाता है, पुरानी हवेली टाइप से महल दर्शाए जाते हैं, तो ऐसे और जो इस प्रकार के उपन्यास होते हैं वो गॉथिक नॉवेल्स कहलाते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लिबर्टी विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री इज नोन एज पोइटिक लाइसेंस। ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो पोइटिक लाइसेंस है क्या होता है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो अलग से भी बनाई थी। पोइटिक लाइसेंस में क्या होता है, जब लिबर्टीज़ दी जाती है, एक स्वतंत्रता होती है लैंग्वेज को लेकर, पोइटिक लैंग्वेज को लेकर और उसके फैक्ट्स को लेकर, तो दैट इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। पीरियड बिटवीन 1700 1745 in English literature is called the Augustan Age, also known as the Age of Pop, New Classical Age and Age of Writing। जो पीरियड है 1700 से लेके 1745 तक का इंग्लिश लिटरेचर में, इसको हम ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। यह एज ऑफ पॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसको न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है और एज ऑफ ड्राइडन भी इसको कहा जाता है। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस in the awakening mind is called stream of consciousness। the unbroken flow of thoughts, जो विचारों का एक अनब्रोकन फ्लो होता है, मतलब विचार जो होते हैं जो स्वच्छंद रूप से जो चलते रहते हैं, एंड अवेयरनेस इन वेकिंग माइंड, और पूर्ण रूप से जो एक जागृत मस्तिष्क होता है उसमें एक जागरूकता होती है, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। Catharsis stands for the purgation of the emotions of pity and fear aroused by the actions of tragic hero। ये मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी आपके लिए बना चुका हूँ कैथारसिस के ऊपर कि कैथारसिस होती क्या है। कैथारसिस शब्द जो है वो ग्रीक के वर्ड पर्गेशन से आया, और पर्गेशन का मतलब होता है दोस्तों प्योरीफिकेशन, और प्योरीफिकेशन मतलब गेट रिड ऑफ द वर्स्ट। तो इसमें ये काम कैसे करता है, ये पिटी और फियर के फैक्टर से काम करता है। जो हमारी इमोशंस होती हैं उनको पर्ग करने का, उनको एक प्यूरिफिकेशन करने का काम कैथारसिस की जो थ्योरी है वो करती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी नाटक पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप उसके किरदार से जुड़ जाते हैं, उसके हीरो से आप जुड़ गए, आपको पता है कि हीरो पर हमला होने वाला है, और उस समय आपके मन में हीरो के लिए पिटी आती, क्योंकि हीरो जो है वो अवेयर नहीं है उस हमले को लेकर, लेकिन आपको पता है, तो आप पिटी फील करते हैं। किसके लिए, हीरो के लिए। और फियर किसको लगता है, आपको खुद को लगता है। तो दैट इज द फैक्टर ऑफ कैथारसिस इन ट्रेजेडी, दैट वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर आवरसेल्व्स, कि पिटी दूसरों के लिए आती है और फियर जो है वो अपने लिए आता है। डिस्टोपिया रेफर्स टू अनप्लेजेंट रियल वर्ल्ड। डिस्टोपिया क्या होता है, डिस्टोपिया होता है अनप्लेजेंट रियल वर्ल्ड, एक ऐसा वास्तविक संसार जो आपको अच्छा ना लगे, वो डिस्टोपिया कहलाता है। यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया रेफर्स टू प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ये देखिए दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा, डिस्टोपिया अनप्लेजेंट रियल वर्ल्ड और यूटोपिया प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, ये सुखद एक काल्पनिक संसार होता है यूटोपिया। टी.एस. इलियट फर्स्ट यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको तैयार करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव शब्द का प्रयोग किसने किया। तो टी.एस. इलियट ने किया था अपने एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में।
उनका ऐसे है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये भी आ सकता है कि किस ऐसे में टी एस इलियट ने इसका यूज़ किया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, तो आपका आंसर होगा हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। टू एक्सप्लेन हाउ इमोशन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन पोइट्री, किस चीज़ के लिए यूज़ किया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो ये आपको बताना होगा। टू एक्सप्लेन हाउ इमोशंस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन पोइट्री, कि इमोशंस को पोइट्री में कैसे बेस्ट एक्सप्रेस किया जाता है। और टी एस इलियट जो है वो फादर भी कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म जो है ये टी एस इलियट ने सबसे पहले यूज़ किया था अपने ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, और ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इमोशंस जो हैं पोइट्री में किस प्रकार से बेस्ट एक्सप्रेस्ड की जाती हैं, और टी एस इलियट को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फादर के रूप में भी जाना जाता है। वर्किंग क्लास इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवल, ये कई तरह से आ जाता है क्वेश्चन कि प्रोलिटेरियन नॉवल क्या होते हैं। प्रोलिटेरियन नॉवल वो होते हैं जिसमें वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें वेजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके साथ साथ वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वर्किंग क्लास जो है वो किस प्रकार के उपन्यास की थीम है, प्रोलिटेरियन नॉवेल्स की थीम होती है। अ कैरेक्टर दैट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड फ्लैट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो पूरी कहानी में अनचेंज्ड रहता है, जो बदलता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहलाता है फ्लैट कैरेक्टर। एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरे नाटक में बिल्कुल जो है अनचेंज्ड रहता है, उसको फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है। अ ड्रामा that is intended to be read rather than to be performed in the theater is known as closet drama। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक ड्रामा जो है जो मुख्यतः जिसमें लोग जो है पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, और किसकी अपेक्षा, थिएटर में परफॉर्म किए जाने की अपेक्षा। मतलब इसमें क्या होता है, अ ड्रामा दैट इज इंटेंडेड टू रीड, जो पढ़ने के लिए बनाया जाता है, रादर देन टू परफॉर्म इन थिएटर, किसकी अपेक्षा, थिएटर में परफॉर्म किए जाने की अपेक्षा, जिसको पढ़ने के लिए यूज किया जाता है वो क्लोजेट ड्रामा कहलाता है। डैनियल डेफो इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो के ऑथर कौन है, डैनियल डेफो हैं रॉबिन्सन क्रूसो के ऑथर। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन आफ्टर 1603, जो शेक्सपियर का बेस्ट वर्क था वो कब आया, 1603 के बाद आया। वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ 6 लाइन्स, जो वीनस एंड एडोनिस है ये शेक्सपियर के द्वारा 6 लाइन्स के स्टैंजाज में लिखी गई एक नैरेटिव पोएम है, वीनस एंड एडोनिस। द प्ले पेरिक्लिस by William Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Hamish and Cordell। ये हैमिश और कॉन्डिल के द्वारा जो 1623 का जो फर्स्ट फोलियो प्रेजेंट किया गया था शेक्सपियर का, उसमें पेरिक्लीज को नहीं इंक्लूड किया गया था शेक्सपियर के प्लेज में। शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ थॉमस लूसी, शेक्सपियर को थॉमस लूसी के गार्डन में जो हिरन के शिकार का इन पर आरोप लगाया गया था, इनको इस बात का अपराधी पाया गया था। टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, हु सेड अबाउट होम। सो ये रॉबर्ट ग्रीन ने ये स्टेटमेंट दिया था एक पैम्पलेट में, शेक्सपियर के बारे में क्या कहा था, टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ, जिसको आप HOKM होकम के नाम से भी याद कर सकते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज़ का। शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडीज़ हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, हु सेड अबाउट होम, तो ये मिल्टन ने कहा था शेक्सपियर के बारे में, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। वी आर सच स्टफ्स as the dreams are made on and our little life is rounded with sleep। ये स्टेटमेंट जो है, हम इस प्रकार के स्टफ से भरे हुए हैं, बने हैं, और कि जो एज ए ड्रीम्स आर मेड ऑन, जिस प्रकार से स्वप्न बने होते हैं, एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप, और हमारी जो छोटी सी जिंदगी है ना, ये यूं ही सोने में गुजर जाती है। तो ये प्रोस्पेरो ने टेम्पेस्ट में कहा। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज सेड बाय बेन जॉनसन, ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने दिया था कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम।
Good friends for Jesus' sake, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be that moves my bones. और यहाँ पर ये इसके लिए मैंने शेक्सपियर के एपिटैफ पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है दोस्तों, आप उसको जाकर ज़रूर सुने, क्योंकि वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि शेक्सपियर ने अपनी कब्र पर ये शब्द क्यों अंकित करवाए, क्यों ऐसा लिखवाया था। मरने से पहले शेक्सपियर ने ये एक एपिटैफ के लिए नोट छोड़ दिया था अपने इस कब्र पर अंकित करने के लिए। उसमें क्या था, एक प्रकार से एक अभिशाप और वरदान दोनों चीज़ दी गई। अभिशाप मुख्य रूप से दिया गया और इसमें ये था कि वो लोग जो मुझे यहाँ पर दफना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो ये कहता है कि जो लोग यहाँ पर मेरी हड्डियों को या फिर जो मेरी ये मिट्टी है इसको यूं ही छोड़ देंगे, भगवान उनके साथ अच्छा करे। और जो लोग यहाँ से मेरी जो हड्डी हैं, मेरे जो ये स्टोन्स हैं या फिर जो ये मिट्टी है इसको हटाते हैं, तो उनके साथ बुरा होना चाहिए। ऐसा शेक्सपियर ने अपने जो एपिटैफ है उसमें यहाँ पर अंकित है। अब ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर जो आपको डिटेल में जानना है तो आप उस मेरी वीडियो पर जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर शेक्सपियर ने ऐसा इस वजह से कहा था क्योंकि उस समय क्या हुआ करता था कि जो कब्रिस्तान में जो दफनाने की जगह थी ना वो बहुत कम हुआ करती थी, और अक्सर क्या होता था कि कुछ समय पश्चात जब दूसरे की मृत्यु होती थी तो किसी की डेड बॉडीज वाले स्थान पर, उसकी कब्र पर उसको उखाड़ फेंक दिया जाता था और उसके स्थान पर दूसरे मुर्दे को दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर शेक्सपियर जो थे अपनी आगे आने वाली लाइफ को लेकर चिंतित थे, मतलब मृत्यु के बाद की जीवन को लेकर चिंतित थे। भला शेक्सपियर जैसा एक महान नाटककार ऐसा कैसे सोच सकता है कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता है, लेकिन वो एक नाटककार थे, वो उनकी सोच बहुत डीप थी, तो उन्होंने यहाँ पर सोचा और उनको ये चिंता थी कि मरने के बाद मेरा हाल बेहाल ना हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी मेरी इस मिट्टी को, मेरे स्टोन्स को हटाने की यहाँ से कोशिश की तो उसको मैं बद्दुआएं देता हूँ, उसके साथ बहुत बुरा होगा। Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages. Thou thy worldly task done, home art gone and taken thy wages. ये जो लाइन है दोस्तों, ये सिम्बलिन प्ले से ली गई लाइन्स हैं, शेक्सपियर के प्ले सिम्बलिन से ली गई लाइन है। और इसमें क्या कहा गया है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, जो सूरज की तपिश है अब उससे कोई डर नहीं है। और इसके अलावा दाउ द वर्ल्डली टास्क डन, नो द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, और ना ही जो फ्यूरियस विंटर्स रेजेस होती है ना, जो सर्दियों का जो क्रोध होता है, उससे भी कोई डर नहीं है। दाउ द वर्ल्डली टास्क डन, जो तुम्हारा सांसारिक कार्य है वो पूरा हो चुका है। होम आर्ट गोन एंड टेकन दाई वेजेस, और तुम अपना कार्य कर चुकी हो और तुम्हें उसकी मजदूरी यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये जो लाइंस हैं, ये एक सॉन्ग है, ओवर द डेड बॉडीज ऑफ क्लोटन एंड फेडेल। ये क्लोटन एंड फेडेल की मृत्यु पर एक सॉन्ग है, सैंग बाय गिल्डरेस। ये गिल्डरेस के द्वारा गाया गया एक गीत है सिम्बलिन में, जिसमें ये बताया गया है दैट द गुड थिंग about being dead is that you no longer need to fear the hardship of life, कि मृत्यु के बारे में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अब तुम्हें जीवन की कठिनाइयों को सामना नहीं करना है। ये इसमें एक मैसेज भी दिया गया है। I don't remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। ये गायथी जो एक आलोचक रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट कहा है कि मुझे आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद कि कोई भी किताब या कोई व्यक्ति या कोई घटना मेरी ज़िंदगी में इतना महान इम्प्रेशन, प्रभाव छोड़ा होगा जितना कि शेक्सपियर के नाटकों ने। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गायथी ने। हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम। हर्मिया शेक्सपियर के प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम का एक कैरेक्टर है। दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये ब्रूटस की मृत्यु पर एंटोनी के द्वारा कहा गया था कि दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये उन सब में सबसे श्रेष्ठ रोमन है। तो ये एंटोनी ने कहा, ब्रूटस के लिए कहा, जूलियस सीजर प्ले में कहा। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन 1608 इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में ब्रैड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन द ईयर 1652। जॉन मिल्टन की जो मृत्यु थी
वो 1652 में हो गई थी। लिसिडास इज अ पेस्टोरल एलेजी बाय मिल्टन was written in 1637 in the memory of his friend King Edward। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, लिसिडास क्या है? तो लिसिडास एक कविता है और ये पेस्टोरल एलेजी है। ये पेस्टोरल एलेजी है। एलेजी आपको पता ही है कि पर्सनल, इम्पर्सनल और पेस्टोरल। तो पेस्टोरल जहाँ पर एक गडरियों का शोक गीत टाइप का होता है, जिसमें नेचुरल बैकग्राउंड को दर्शाया जाता है, भेड़ बकरियों को दर्शाया जाता है, उसके साथ साथ शोक रिप्रेजेंट किया जाता है, दुख को दर्शाया जाता है। तो ये लिसिडास जो है एक पेस्टोरल एलेजी है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई 1637 में और इन मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड किंग एडवर्ड। मिल्टन वॉज ओनली 20 years old when he wrote on the morning of Christ's nativity। जब मिल्टन ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा था, उस समय मिल्टन की उम्र मात्र 20 साल की थी। Thy soul was like a star and dwelt apart। वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन इन हिज पोएम लंडन 1802 और टू मिल्टन। ये जो लाइन है कि दाई साउल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तुम्हारी जो आत्मा है, आत्मा थी वो एक स्टार की तरह थी, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और वो हमसे अलग हो गई। तो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में कहा और अपनी कविता लंडन 1802 में कहा, जिसका दूसरा नाम टू मिल्टन भी है। तो उसमें ये लाइन्स कही थी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1637। पैराडाइज लॉस्ट जो थी वो 1637 में पब्लिश हुई थी। ये एक एपिक है पैराडाइज लॉस्ट जो है, और 1637 में पब्लिश हुआ था। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द थीम ऑफ एरियोपैगिटिका। एरियोपैगिटिका की क्या थीम है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। पैराडाइज रीगेन वॉज मिल्टन्स मोस्ट फेवरेट वर्क। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिल्टन का अपना खुद का मोस्ट फेवरेट वर्क कौन सा था? तो पैराडाइज रीगेन था। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम। यहाँ पर यह चीज़ कही गई कि कुछ भी आंसुओं बहाने के लिए नहीं है, कुछ भी पश्चाताप करने के लिए नहीं है, और कुछ भी अपने सीने को पीटने के लिए नहीं है, छाती को पीटने के लिए नहीं है। कोई भी कमजोरी का एक दृश्य नहीं दिखना चाहिए, जरा सा भी एक साइन नहीं दिखना चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी एक गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। ये मिल्टन्स के सैमसन्स एगोनिस्ट जो कि क्लोजेट ड्रामा है, वहाँ से ली गई ये लाइन्स हैं। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ मिल्टन्स कॉमर्स इज अ मास्क। जो मिल्टन की कॉमर्स की लिटरेरी फॉर्म है वो क्या है? वो एक मास्क है। मिल्टन कंसीडर्ड स्पेंसर इज मास्टर इन पोएट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिल्टन अपना मास्टर किसे मानते थे कविता में? तो योर आंसर विल बी स्पेंसर। द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1802। जो लिरिकल बैलेट्स थी वो ज़्यादा अप्रिशिएट की गई थी अमेरिका में इंग्लैंड के कंपैरिजन, और जो फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का ये पब्लिश हुआ था 1802 में। ऑन द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउथी इन 1843 वर्ड्सवर्थ वॉज मेड पोइट लॉरेट। वर्ड्सवर्थ किसकी मृत्यु के बाद पोइट लॉरेट बने थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कब बने थे? तो 1843 में रॉबर्ट साउथी की मृत्यु के बाद बने थे। Our birth is but a sleep and a forgetting. The soul rises with us, our life's star, hath had elsewhere its setting। ये ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से ली गई लाइन्स है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई फेमस कविता है। इसमें क्या बताया कि हमारा जो जन्म होता है इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। वो इस प्रकार से होता है कि एक निद्रा की तरह होता है, और चीज़ों को भूल जाते हैं हम। द साउल राइजेस विद अस, और जो आत्मा है वो हमारे साथ उठती है। आर लाइक्स स्टार, एक स्टार की तरह हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, और उसकी सेटिंग कहीं और हो जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर वो दिखाया गया है कि मरने के बाद में जो आत्मा है वो निकलती है, और निकलने के बाद में जब वो हेवन जाती है उसके बाद में वो एक नए शरीर में प्रवेश करती है और एक नई जर्नी को स्टार्ट करती है। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। प्रकृति कभी भी उससे विश्वासघात नहीं करती जो हृदय उससे प्रेम करता है। ये टिंटन एबे में कही गई लाइन्स हैं, बहुत फेमस लाइन्स हैं बाय विलियम वर्ड्सवर्थ।
वर्ड्सवर्थ्स प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड इन 1850 आफ्टर हिज डेथ। वर्ड्सवर्थ की जो द प्रील्यूड थी वो 1850 में पब्लिश हुई, कब? आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ सोडोनियम नेम जॉन सेंट जॉन। ये एक जो काफ़ी प्लेज हैं, जो अर्ली प्लेज हैं इसके गाल्सवर्दी के, वो एक सोडोनियम नेम से यहाँ पर पब्लिश हुए। जो क्या नाम था, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो वो नाम था जॉन सेंट जॉन, जॉन सेंट जॉन के नाम से। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिश्ड इन 1906। जो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल था जॉन गाल्सवर्दी का, वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला सक्सेसफुल नॉवल जो इनका रहा वो इनका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था, जो कि 1906 में पब्लिश हुआ। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट इज कंसिडर्ड गाल्सवर्दीज मास्टरपीस। गाल्सवर्दी का मास्टरपीस वर्क कौन सा माना जाता है? तो इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। जॉन गाल्सवर्दीज वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932। जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए 1932 में। द डार्क फ्लावर वॉज बाय जॉन गाल्सवर्दी इज अ लव नॉवल। डार्क फ्लावर जो है, जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये एक लव नॉवल है, प्रेम का उपन्यास है। गाल्सवर्दी प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है कि जो गाल्सवर्दी का प्ले है स्ट्राइफ, ये किससे डील करता है? इसमें कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, और कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, जो पूंजीपति लोग हैं और जो मजदूर हैं, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष दिखाया गया है। टू एरर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानव का स्वभाव है और क्षमा कर देना ये दैविक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन है, और जब ये अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन होता है और अपोजिट आइडियाज का कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथीसिस। द सिल्वर बॉक्स इज द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश्ड इन 1906। सिल्वर बॉक्स जो है वो गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1906 में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराई आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और जो मैं आपको लिटरेचर की तैयारी करा रहा हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से आ रही होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।